वॉइस क्लियर है ना? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्लास स्टार्ट है। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट हुई है ना? स्टार्ट नहीं हुई शायद। स्टार्ट नहीं हुई है मेरे ख्याल से। स्टार्ट, हाँ स्टार्ट हो गई। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए एक बार सब लोग आ जाइए, फिर हम थोड़ा बात कर लेते हैं क्या आज की क्लास के बारे में। सभी को गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वैष्णवी, विमित, विशाल, अंशिका, सभी को गुड इवनिंग बच्चों। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं ये बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। एक बार आप सभी लोग आ जाइए क्लास में, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं उसके बाद क्लास के बारे में, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी बात करेंगे। सर आप इतने दिन से कहाँ गए थे? हाँ इतने दिन से अब जहाँ भी गए थे अब आ गए हैं। तो अब देखिए कई लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे पहले से जानते हैं? लाइव चैट में कमेंट करके बता दें जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि नए हैं और मुझे नहीं जानते, शायद मुझे पहली बार देख रहे हैं। कितने बच्चे जो कि मुझे ऑलरेडी जानते हैं? देखिए कई ऐसे हैं जो जानते हैं। ठीक है ठीक है। कई बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि अब से आपकी जो क्लासेस है वो मैं ही लूंगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। आपका जो भी रिमेनिंग पार्ट है सिलेबस केमिस्ट्री का, जो रिमेनिंग है, जितना भी रिमेनिंग है पोर्शन, वो मैं ही आपको करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका जो भी रिमेनिंग सेक्शन है वो मैं कवर करूंगा, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस का क्या होगा। पहले जो भी सर थे आपको जो पढ़ा रहे थे सर, वो अब नहीं है या हैं, जो भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे भेजा गया है, मुझे सिस्टम ने बुलाया है पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से दिल लगा करके मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्ट जो रिमेनिंग है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर वो बीच में चल रहा था, तो मैं चाहता हूं कि मैं नया चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाऊं, और एक बार जब आपका और मेरा फ्लो बन जाएगा उसके बाद में वो जो चैप्टर रिमेनिंग है, जहां से रिमेनिंग है आपका, वहां से मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका जितना भी पार्ट रिमेनिंग है वो पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सर आपको फिर देख करके खुशी हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। सर कितना पेज छोड़ दूं उसमें? यार उसमें आप 10 से 12 पेज तो कम से कम छोड़ दीजिए, इतना तो उसमें चाहिएगा, ठीक है? कामेश सर कहाँ गए? यार देखो अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, आपके सर कहाँ गए। तो आपके पास मेरे ख्याल से मोबाइल नंबर होंगे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे,
तो आप सर से आप खुद ही एक बार बात कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आपके सर कहाँ गए हैं और वो आएंगे या क्या होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मुझे बोला है पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर की, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि अगर आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, अब पढ़ाई स्टार्ट करें, या किसी को अभी जो आपको सर पढ़ा रहे थे उनके जाने का अगर मातम मनाना है या दुख मनाना है तो पहले दुख मनाया जाए या पढ़ाई स्टार्ट किया, मतलब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क रखता हूं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका नीट में सिलेक्शन, या आपको जो सर पढ़ा रहे थे उसके बारे में टेंशन करना, उस बारे में टेंशन करके टाइम वेस्ट करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारा नीट में सिलेक्शन, हमारा डॉक्टर बनना, हमारे पेरेंट्स के जो सपने हैं हमारे लिए उनको पूरा करना ज्यादा जरूरी है, या जो जा चुका है जिसकी आप इतनी फिक्र कर रहे हैं? आप ये भी तो सोचो, आप जिनकी इतनी फिक्र कर रहे हो, अगर उनको आपकी इतनी फिक्र होती तो वो यहां खड़े होते, वो आपकी क्लास ले रहे होते। तो मेरा तो एक ही आपको सजेशन है कि अगर कोई और इंसान आपकी फिक्र नहीं कर रहा है तो आपको भी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, अपने काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? और जहां तक चैप्टर को समझने की बात है, आपके साथ मैं खड़ा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा आप मेरी इस बात को सोचना थोड़ा सा, मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात को सोचना कि आपके दिल में अगर उन टीचर के लिए रेस्पेक्ट है जो आपको पढ़ा रहे थे लेकिन अभी आज नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा टीचर की रेस्पेक्ट करो, जो आपको पढ़ा रहे थे, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि जो लोग आपके साथ उस टाइम पर ना खड़े हों जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जैसे आपका एग्जाम अभी बहुत नजदीक है, लेकिन अगर आपका एग्जाम नजदीक है और अगर आपके टीचर जिनके लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं, अगर वही आपके साथ खड़े ना हो, तो फिर आप उनके लिए दुखी होके क्या करेंगे? ये बताओ मुझे, क्या करोगे बताओ? आप तो उनके लिए दुख महसूस कर रहे हो, लेकिन जब सामने वाला बंदा आपके लिए दुखी ना हो, वो खुद ही ना हो, तो आप किन के लिए दुख महसूस कर रहे हो? मतलब कि ये तो एक समय की बर्बादी है, मेरी बात समझना, ठीक है। ठीक है, तो अब चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए फटाफट मुझे लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बता दें, चैप्टर स्टार्ट करें, सिलेबस को आगे बढ़ाएं। मई के अंदर हमारा एग्जाम है, मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर बने। अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं, क्योंकि मैं तो यहां पर इसीलिए आया हूं ताकि मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊं। आपको पढ़ाने के लिए मुझे भेजा गया, आपको डॉक्टर बनाने के लिए भेजा गया, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। अब आप क्या चाहते हैं ये डिसाइड कर लें। आपको पढ़ाने के लिए हम सिलेबस को आगे बढ़ाएं, या फिर वहीं बैठे रहें और वहीं बैठ करके रोना धोना चालू कर ले? बताओ क्या करना है। चलो मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ये जोश होना चाहिए, देखिए ये जोश होना चाहिए, सर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, बस हमें एक ही चीज से मतलब है, वो था ना अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती है, बस हमारा टारगेट वो होना चाहिए जो हमने ले रखा है, ठीक है। हमें बस पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी हमें किसी चीज से और कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए तो चैप्टर है एमाइंस, या कई लोग इसको एमिन बोलते हैं। क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, है ना। इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, एमिन क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना। साथ में नोट्स लिखते जाइए, जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, पढ़िए, लिखते रहिए, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
क्लियर? चलिए शुरू करते हैं एमीन क्या है, ठीक है। अब देखो एमीन क्या होता है, अब एमीन क्या होता है उसको समझने के लिए पहले आप लोग मुझे लाइव चैट के अंदर ये बताओ अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला लिख के बताओ, अमोनिया का फॉर्मूला बताओ, पहले सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला बताओ। एमीन को समझने के लिए अमोनिया का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये होता है जोश, एक्साइटमेंट, पढ़ाई का एक्साइटमेंट ये होना, वेरी गुड। अमोनिया होता है बेटा ये NH3, वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, अमोनिया होता है ये, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, एमीन। तो ध्यान रखना, एमीन को समझने के लिए अमोनिया के बारे में पहले तो हमको पता होना चाहिए कि अमोनिया क्या होता है। तो अमोनिया होता है NH3। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि अमोनिया में नाइट्रोजन के जो 3 हाइड्रोजन हैं, इन तीनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसकी जगह एक या एक से ज्यादा एल्किल समूह लगा दिए जाएं, जैसे कि मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया, इसको हटाया, इसकी जगह क्या लगाया? एल्किल समूह। जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह अगर मैं एल्किल समूह लगा देता हूं तो बनने वाली संरचना को अमाइन या एमीन कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, अगर मैं अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा दूं, किसी भी एक हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को, ये 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों में से किसी भी, आप चाहो इसको हटाओ, आप चाहो इसको हटाओ, आप चाहो इसको हटाओ, आपको जिसको हटाने में मजा आ रहा है आप उसको हटाओ, आप तीनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाओ, उसकी जगह एल्किल समूह लगाओ। इसको बोलते हैं एल्किल समूह बेटा। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। अच्छा, एल्किल समूह क्या क्या हो सकते हैं? आपने सुना होगा मेथिल, सुना है ना, एथिल, सुना है ना, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब एल्किल समूह है बेटा। क्या है? एल्किल समूह। तो आपको इन समूह को किसके स्थान पर लगाना है? हाइड्रोजन के स्थान पर लगाना है। जैसे ही हाइड्रोजन के स्थान पर आप एल्किल समूह लगाएंगे तो बनने वाली संरचना को क्या बोलेंगे? अमाइन बोलेंगे। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2, NH2, कितने R समूह? 1, तो NH2R। तो इस तरह से बनने वाली या प्राप्त होने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? चलो और आगे की बात करते हैं, और आगे की बात। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, कई बच्चों के दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन आता है? सर क्या एक ही हाइड्रोजन हटाएं, ऐसा जरूरी है क्या? बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि हम एक ही हाइड्रोजन को हटाएं? अगर मान लो मेरा मूड हो रहा है सर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन और हटा दूं और एक और एल्किल समूह लगा दूं, तो अब सर अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं और एक और एल्किल समूह लगा दूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तुझे दिखाई दे रहा है। क्या होगा? एक हाइड्रोजन और हटेगा, उसकी जगह एक एल्किल समूह और आ जाएगा। तो पहले एक R समूह था, अब कितने R समूह आ जाएंगे? 2 R समूह आ जाएंगे। क्या सर इसको भी एमीन बोलते हैं? बिल्कुल बेटा, इसको भी एमीन बोलते हैं। तो अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन को हटाओ, चाहे आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाओ, प्राप्त होने वाली संरचना को एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। चलो अब आगे की बात करते हैं। सर क्या मैं इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन बचा हुआ, सर मैं इसको भी हटा दूं? हाँ बेटा तू इसको भी हटा दे। सर मैं इसको हटा करके एक और R समूह लगा दूं? हाँ बेटा तू एक और एल्किल समूह लगा दे। एक और एल्किल समूह लगाएगा तो क्या बन जाएगा? NR3। क्या सर इसको भी एमीन बोलते हैं? हाँ बेटा इसको भी एमीन बोलते हैं। इसका मतलब एमीन की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन जो दे रखे हैं उनमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। किससे? एल्किल समूह से। तो हाइड्रोजन को जब भी एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करेंगे, किस में? अमोनिया में, तो प्राप्त होने वाली ये जो सभी संरचनाएं हैं इनको हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी अमोनिया से
अमोनिया की संरचना में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को आर समूह, और आर समूह को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल समूह। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को आर समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संरचना को एमीन कहा जाता है। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है? बताओ, चलो लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुई? क्या ये परिभाषा क्लियर हुई? बताओ, क्या ये परिभाषा क्लियर हुई? क्या ये परिभाषा क्लियर हुई? देखो, मैं आपको जो पूछूं आपको उसका जवाब देना है। क्या ये परिभाषा क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो, यहां तक की बात क्लियर। इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तब भी एमीन, दो हाइड्रोजन को हटाएंगे तब भी एमीन, और तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 आर समूह लगा दिए तब भी क्या? एमीन। यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ जाए। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे कोई मुझे बताएगा? देखो, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है और ये भी है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? चलो, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? भैया, एमीन तो ये भी है, एमीन ये भी है और एमीन ये भी है, तीनों एमीन है। मैं बोल रहा हूं तीनों एमीन है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? तीनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर लिखे। अरे यार, वेरी गुड यार, बहुत सही सर। डिग्री के आधार पर अंतर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। एक बात ध्यान रखना, ये तीनों ही एमीन हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ये तीनों डिग्री के आधार पर अलग अलग हैं। किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। तो अगला हेडिंग लिखो, वर्गीकरण। लिखो बेटा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। लिखो अगला हेडिंग, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। लिखो, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब ये जो एमीन है बेटा, ये एमीन जो होंगी, ये डिग्री के आधार पर इनके कुछ प्रकार होंगे। तो आपने सुना होगा 1 डिग्री एमीन, सुना है ना? आपने सुना होगा 2 डिग्री एमीन, सुना है ना? आपने सुना होगा 3 डिग्री एमीन, और कई जगहों पर, कई किताबों में आपने देखा होगा 4 डिग्री एमीन भी होता है। तो यहां तक की बात समझ में आई? तो एमीन में जो आप अंतर देख रहे हैं वो डिग्री के आधार पर है। किसके आधार पर है? डिग्री के आधार पर। यहां तक की समझ में आई? यहां तक की? एक बच्चा बोल रहा है सर हाई लेवल का पढ़ाओ। बेटा, हाई लेवल क्या होता है ये बताओ मुझे आप। चलो, हाई लेवल क्या होता है ये बताओ। साक्षी बोल रही सर हाई लेवल का पढ़ाओ। हाई लेवल क्या होता है मुझे थोड़ा बताओगे? क्योंकि मुझे थोड़ा क्या समझ में कम आता है, मैं थोड़ा क्या कम बुद्धि वाला इंसान हूं, है ना? तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल का पढ़ाओ, ठीक है। आप थोड़ा बताइए मुझे हाई लेवल क्या होता है। हाई लेवल क्या होता है थोड़ा बताओ ना यार। देखो, अब मैं तो क्या है, थोड़ा कमजोर इंसान हूं बुद्धि से। हाँ सर, हाई लेवल का, तो हाई लेवल बताओ तो सही। आप मुझे बताओ तो सही, मैं आपको ऐसा क्या पढ़ाऊं जिससे आपको लगे कि ये हाई लेवल का है। आप बताओ मुझे। चलिए, आप मुझे बताओ, मैं आपको कौन सा सिलेबस कराऊं? चपरासी का सिलेबस कराऊं, या मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस कराऊं, या आरएस का सिलेबस कराऊं, या आईएएस का सिलेबस कराऊं,
या आईपीएस का सिलेबस कराऊं या बॉडीगार्ड बनाने का सिलेबस, कौन सा सिलेबस कराऊं तो आपको हाई लेवल का होगा? भैया नीट का सिलेबस है। अब नीट का सिलेबस जो होगा वही कराना पड़ेगा। सिलेबस से बाहर से तो कुछ नहीं पढ़ा सकते, सिलेबस में यही है भैया, जो सिलेबस में है वो यही है। अब आपको लग आसान रहा है तो ये तो अच्छी बात है? नीट का कराए ना, देखो एक बच्चे ने लिखा सर नीट का कराओ, तो बस आपको नीट का सिलेबस चाहिए या किसका चाहिए बताओ? आपको हाई लेवल पढ़ना है या नीट का सिलेबस पढ़ना है, ये बताओ जल्दी से। आपको हाई लेवल का पढ़ना है या नीट का पढ़ना है? देखो दो चीजें, एक हाई लेवल और एक नीट। हाई लेवल तो मेरी बुद्धि से बाहर है, देखो मैं बहुत कमजोर दिमाग का इंसान हूं, ज्यादा भेजे में नहीं जाता है मेरे को इतना पता है कि मुझे नीट का सिलेबस कराना है। कौन सा? नीट का। अब नीट का सिलेबस जिसको करना है वो तो सुनेंगे मेरी बात, तो नीट का सिलेबस करना अपन, ठीक है? चलो चलो चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री एमीन क्या है? चलिए 1 डिग्री एमीन क्या है? देखो 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है जब एमीन का नाइट्रोजन सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से? एक कार्बन से जुड़ा हो। देखो 1 डिग्री एमीन की क्या परिभाषा है? जब एमीन का नाइट्रोजन सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे कि उदाहरण देखो, ये उदाहरण देखो इसमें एमीन जो है बेटा, ये एमीन का नाइट्रोजन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। किसी को एक कार्बन से ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? किसी को एक कार्बन से ज्यादा कार्बन दिखाई दे रहे हैं क्या? यहां एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है। तो जब भी नाइट्रोजन, एमीन का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। चलो अब बात करते हैं 2 डिग्री की। किसकी बात करते हैं? 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या है? देखो जब एमीन का नाइट्रोजन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हो? 2 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे कि उदाहरण CH3 NH CH3 CH3 NH CH3। आप देखिए यहां पे ध्यान से, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो जब भी एमीन का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री एमीन। जब भी एमीन का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री एमीन। इसी तरह से अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब भी एमीन का नाइट्रोजन 3 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ हो, तो जब भी एमीन का नाइट्रोजन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, है ना? जैसे कि ये देखिए CH3 N CH3 CH3। ध्यान से देखिए यहां पे नाइट्रोजन जो है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? 3 डिग्री। तो अब परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। जब भी नाइट्रोजन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एमीन। जब भी नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री एमीन। जब भी नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री एमीन। और 4 डिग्री एमीन की परिभाषा मुझे आप बताएंगे। चलिए 4 डिग्री एमीन की परिभाषा बता दो। 4 डिग्री एमीन की परिभाषा बता दो। 4 डिग्री एमीन की परिभाषा बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा सर क्या तीनों एल्किल समूह अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 डिग्री एमीन में ऐसा आ जाए, एक CH3 आ जाए, एक
C2H5 आ जाए और एक यहां पे कुछ C3H7 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक मेथिल हो सकता है, एक एथिल हो सकता है, एक प्रोपिल हो सकता है। नाइट्रोजन पर जो 3 समूह जुड़े हुए हैं वो तीनों समान प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। अब ये जो 3 कार्बन है ये समान समूह वाले भी हो सकते हैं और भिन्न समूह वाले भी हो सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बता दो मुझे। समझ में आ गया? चलो अब बात करते 4 डिग्री की। तो यहां पे आएगा जब भी, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब भी नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से? जब भी नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हो। जब भी नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हो। जब भी नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हो तो 4 डिग्री मीन। चलो इसका एग्जांपल देखें। ये देखो, ये देखो, ये एग्जांपल CH3 C2H5 यहां पे आ जाएगा जैसे कि CH3 और ये भी आ गया CH3। जब भी नाइट्रोजन डायरेक्ट सीधे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 4 डिग्री। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस आवेश आएगा। क्या आएगा? प्लस आवेश। बताया तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको। जब भी नाइट्रोजन 4 बंधों का निर्माण करेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस आवेश आएगा। क्या आएगा? प्लस आवेश। धनायन बनाता है ये। और जब भी नाइट्रोजन 3 बंधों का निर्माण करेगा तो इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। देखो यहां नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ और एक मेथिल समूह के साथ नाइट्रोजन 3 बंध बना रहा है। तो यहां पे आवेश कितना आ गया? 0। यहां पे नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? 2 इधर और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बना रहा है। नाइट्रोजन पर 0 आवेश हो गया। यहां पर नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? 1 2 3 बंध बना रहा है। मतलब कि नाइट्रोजन जब भी 3 बंध बनाएगा तो उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। कोई आवेश नहीं आता। लेकिन जब भी नाइट्रोजन 4 बंध बनाएगा, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन जब 4 बंध बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी नाइट्रोजन 4 बंध बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव धनावेश आएगा। क्या आएगा? धनावेश। यहां तक की बात क्लियर? अरे यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? हाँ बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर डोनेट करता है। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर धनावेश क्यों आया है? क्योंकि जो भी नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म होगा उसको ये दान कर देगा, और अगर दान करेगा तो इस पर क्या आएगा? धनावेश। जब भी इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो आवेश कौन सा आएगा? धनावेश। तो यहां पर जो ये एकाकी युग्म थे इसका भी दान कर दिया गया तो यहां पर धनावेश आया। इन सब के पास क्या है? एकाकी युग्म। जब जब नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म होगा इस पर कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन जैसे ये अपना एकाकी युग्म दान कर देगा तो इस पर धनावेश आएगा। क्या आएगा बेटा? धनावेश। बिल्कुल सही जवाब है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सही बता रहे हो आप बिल्कुल। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलो बहुत बढ़िया सर, हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, बहुत बढ़िया। चले अब आगे बढ़ जाए। अब हम ये देखेंगे, टॉपिक तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि नीट में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। क्या ये देखना चाहते हैं आप? अगर नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? ठीक है, चलो तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसा आएगा। लिखिए। चलिए, क्या सर ये उप सहसंयोजक वाला बंध है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। डोनेट बॉन्ड बोलते हैं, डोनेटर होता है ये बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। बिल्कुल सही जा रहे हो, लिखो। बिल्कुल सही जा रहे हो, उप सहसंयोजक बंध वाला बनता है ये। लिखो,
नीट में इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, लिखो आप बेटा, लिखिए, निम्न में से किस संरचना में केवल 4 डिग्री नाइट्रोजन या एमीन है। निम्न में से किस संरचना में केवल 4 डिग्री नाइट्रोजन या एमीन है, ये बताना है। तो लिखिए ए, किस संरचना में केवल 4 डिग्री नाइट्रोजन या एमीन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन लिखिए, ये बी ऑप्शन लिखिए आप, सी ऑप्शन लिखिए, और डी ऑप्शन लिखिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा। फटाफट मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, कौन सी संरचना ऐसी है जिसमें केवल 4 डिग्री वाला नाइट्रोजन या अमाइन है। देखते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाए तो कितने बच्चे सही करेंगे इसको। निम्न में से किस संरचना में केवल 4 डिग्री नाइट्रोजन या एमीन है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, आंसर है इसका डी। आंसर क्या है, डी। आंसर डी है इसका। अब क्यों है डी, उसका हम जवाब देखेंगे। देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहले ऑप्शन में जो डिग्री है वो कौन सा है, 1 डिग्री। तो पहला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डिग्री कितना आ रहा है, 1 डिग्री। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलो दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या है। दूसरे ऑप्शन में नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 और 2, इस नाइट्रोजन का डिग्री तो कितना है, 2 डिग्री। इस नाइट्रोजन का डिग्री कितना है, 2 डिग्री। लेकिन मैं अगर इस नाइट्रोजन की बात करूं तो 1 2 3 4 डिग्री। मतलब कि ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 डिग्री वाला नाइट्रोजन भी है, 4 डिग्री वाला नाइट्रोजन भी है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केवल 4 डिग्री देखना है, केवल 4 डिग्री। हमें केवल 4 डिग्री देखना है, जबकि यहाँ पे 2 डिग्री भी है और 4 डिग्री भी है। इसलिए ये आंसर अगर किसी ने लगाया है तो उसके -5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -5। क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, हमें प्रश्न में बोला गया है केवल 4 डिग्री देखना है, केवल 4 डिग्री। यहां पर ओनली 4 डिग्री नहीं है, यहां पर 2 डिग्री भी है और 4 डिग्री भी है। इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर किसी ने बी आंसर लगाया है तो -5 हो जाएंगे। 4 तो जो आपने सोचा था सही होगा उसका -1, 4 -1 मतलब टोटल 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। चलो इसकी बात करते हैं। इसका डिग्री कितना है, 1 2 3, ये 3 डिग्री है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं। चलो अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ये जो नाइट्रोजन है वो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, 4 डिग्री। कितना, 4 डिग्री, 4 डिग्री है ये। तो ऐसे करना हमको, ठीक है, ध्यान रखना। यहां तक की बात समझ में। तो केवल ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें 4 डिग्री वाला नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे, मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। एक डाउट आ रहा है मेरे दिमाग में, मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, इसके बारे में एक डाउट आ रहा है, क्वेश्चन का जवाब दोगे। मुझे बताओ कि यार यहां तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो ये हो गए, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये 5 डिग्री होना चाहिए ना यार। ये 2 कार्बन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने आंसर 4 डिग्री दे रखा है। तो कुछ लोचा है क्या ये, कौन बताएगा।
कौन बताएगा यार? ये तो 5 होना चाहिए, 2 कार्बन, ये देखो 2 लिखा है ना, C2 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये तो 5 डिग्री होना चाहिए यार। ये क्या गड़बड़ है? मतलब सर ने कुछ गड़बड़ बना रखा है, ये गड़बड़ है, गलत कुछ लिखा है सर ने। क्या है ये, कौन बताएगा? बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक्चुअल में बेटा ये जो C2H5 है ना, इसको हम क्या लिखते हैं? बिल्कुल सही जा रहे हो, इसको हम लिखते हैं CH2CH3। आपको इसको खोल के देखना पड़ेगा, और जब आप खोल के देखेंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि अच्छा, अब खोल के देखने पर पता चला कि नाइट्रोजन यहां पर 2 कार्बन से नहीं, 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पे 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, ऊपर 1 कार्बन, टोटल 4 कार्बन। इस तरह से हमको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आप क्वेश्चन करिए अगला। निम्न संरचना में नाइट्रोजन का डिग्री बताएं। चलो अब बताना क्या क्या आंसर आएगा। लिखिए, फर्स्ट लिखिए CH3 CH CH3 CH2 NH2। नाइट्रोजन भी बोल सकते हो और एमिन भी बोल सकते हो। एमिन का डिग्री बोलो, नाइट्रोजन का डिग्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फिर लिखें CH3 N C2H5 CH3, फिर C लिखें, फिर D लिखें। इन सब में डिग्री बताना आपको। और फिर E लिखें, करें इन सारे क्वेश्चंस को, करके बताएं। चलिए फटाफट मुझे आंसर बता दे, इन सब में क्या क्या आंसर आएंगे। करिए, A B C D E, इन सब में क्या आंसर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। सर फास्ट पढ़ाइए। बिल्कुल बेटा, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं इतना फास्ट पढ़ाऊंगा ना, जब मेरा फ्लो बनेगा तो फिर मैं आपको इतना फास्ट पढ़ाऊंगा कि आपके पास रुकने का और सांस लेने का टाइम नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो आज पहला दिन है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ट्यून अप हो जाओ, ठीक है। कई बच्चे पढ़ चुके, कई बच्चे नए हैं, तो आप बस मेरे साथ मैचअप कर लो, अपनी ट्यूनिंग बिठा लो। एक बार ट्यूनिंग बन गई, एक 2 दिन हो गए, उसके बाद तो भैया फर्राटेदार सिलेबस चलेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलो सबसे पहले एक आंसर बताओ, एक आंसर बताओ। एक आंसर बताओ, बहुत बढ़िया। एक आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, एक आंसर आएगा क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सीधे तौर पर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से, देखो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री एमिन है। ये क्या है? 1 डिग्री एमिन। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 1 डिग्री एमिन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बी में क्या आएगा? नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 और 3। ये 2 कार्बन नहीं है, ये CH2 CH3 है। क्या है? CH2 CH3। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये 3 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा? 3 डिग्री आएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सी की बात करिए, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा? 2 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो डी का आंसर बताओ। अब आते हैं डी पे। डी का आंसर बताओ, डी में कितना डिग्री है? मैं आंसर देख रहा हूं आपके। वेरी गुड, डी में क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। और ई के अंदर भी नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश।
तो आंसर आ जाएगा 1 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, लाइव चैट में कमेंट करके बता दो कि अगर क्वेश्चन डिग्री पे आया तो कैसा आएगा। ये समझ में आ गया फटाफट। डिग्री पे कैसा सर, हाइड्रोजन धक का डिग्री बता, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन का बता सकते हो, बिल्कुल। देखो एक बच्चे ने बोला सर क्या हाइड्रोजन का डिग्री बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो। जैसे कि मान लो आपको इस हाइड्रोजन का डिग्री पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन का भी डिग्री वही होगा जो नाइट्रोजन का डिग्री है। हमेशा ध्यान रखना उस हाइड्रोजन का डिग्री जो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, उसका डिग्री वही होगा जो कि नाइट्रोजन का डिग्री है। समझ में आ गया। और कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, तो ध्यान रखना इस कार्बन का डिग्री जो होगा वही डिग्री हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन जिस भी एलिमेंट के साथ है, हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ है तो कार्बन का डिग्री जो होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ है तो उस हाइड्रोजन का डिग्री वही होगा जो नाइट्रोजन का डिग्री है। जैसे मान लो यहां पे इन दोनों हाइड्रोजन का डिग्री क्या है, तो देख लो नाइट्रोजन का कितना है, कितना 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। मान लो इस कार्बन इस हाइड्रोजन का बोला, इस हाइड्रोजन का डिग्री कितना है, तो आप ये देख लो कि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसका डिग्री कितना है। इसका डिग्री अगर 3 है तो ये भी 3 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना आप हाइड्रोजन का भी डिग्री बता सकते हो, ठीक है। हाँ डी वाले में बेंजीन है, डी वाले में बेंजीन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड स्पीड, फटाफट स्पीड, चलो चलो स्पीड बढ़ाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया भैया क्या, ये आपका हो गया डिग्री, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लिखेंगे अगला हेडिंग, लिखो आईयूपीएसी नामकरण, लिखो आईयूपीएसी नामकरण, लिखो आईयूपीएसी नामकरण। अब आईयूपीएसी नामकरण में क्या करना है, देखो एक बार हेडिंग लिखो आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। अब आईयूपीएसी नामकरण में क्या करना है, तो सबसे पहला लिखो CH3NH2, लिखो CH3NH2। ये एग्जाम्पल को लिखो, समझते हैं। लिखो सर एनिलिन का कोई डिग्री होता नहीं, बता सकते बिल्कुल बेटा, एनिलिन में भी डिग्री बता सकते हो। अगर एनिलिन का नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा हुआ है तो हम उसका भी डिग्री निश्चित तौर पर बता सकते हैं। मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया है। अगर आप यहां पर एनिलिन की बात करें, इसको एनिलिन बोलते हैं, एनिलिन में नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा हुआ है, अगर इसका आप डिग्री बताना चाहो तो निश्चित तौर पर 100% आप इसका भी डिग्री बता सकते हो। इसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री। आगे बढ़ जाओ, बहुत टाइम ले रहे हो आप, आगे बढ़ जाओ। अब देखो आईयूपीएसी नामकरण करने, तो इनके आईयूपीएसी नामकरण करते हैं इस तरीके से, इनको हम लिखते हैं एल्केन एमीन के रूप में, इस तरीके से हम लिखते हैं। अभी समझाऊंगा क्या है, एक बार लिख लो आप इसको। ठीक है, चलो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। देखो एल्केन एमीन के रूप में लिखना है इसको। एल्केन एमीन का मतलब क्या है, देखो एल्क का मतलब होता है या तो एल का मतलब अगर 1 कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। तो एल्क की जगह क्या आएगा ये निर्भर करेगा या कितने कार्बन है। जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन है तो एल्क की जगह आ जाएगा मेथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेथ आ जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ, एल्केनेमिन, तो मेथेनेमिन ये नाम हो जाएगा। तो जो लिखा हुआ है इसी के आधार पर नाम लिखना है। एल्केनेमिन में अगर 1 कार्बन है तो मेथेनेमिन, एल्केनेमिन में अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथेनेमिन हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। अगर 1 कार्बन है तो मेथेनेमिन, एल्केनेमिन तो मेथेनेमिन, एथेनेमिन, प्रोपेनेमिन, समझ रहे हो। चलो 3 कार्बन होंगे तो बताओ, 3 कार्बन होंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 कार्बन होंगे
प्रोपेनेमीन। क्या आ जाएगा? प्रोपेनेमीन। यहां तक की बात समझ में आई? जल्दी बता दो, लाइव चैट में कमेंट करके बता दो ताकि हम इससे आगे बढ़े। समझ में आया? प्रोपेनेमीन समझ में आया? समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? अरे यहां तक की बात क्लियर? पक्का? कई बच्चे इसको एक और तरीके से लिखते हैं। कई बच्चे पता है इसका नाम ऐसा भी लिखते हैं, प्रोपेन। तो कई बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, प्रोपेन 1 एमीन, ऐसा भी लिखते हैं, प्रोपेन 1 एमीन। किसी ने ये नाम सुना है क्या? प्रोपेन एमीन के अलावा प्रोपेन 1 एमीन, ऐसा सुना है किसी ने? बताओ लाइव चैट के अंदर कमेंट करके। कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। क्यों लिखते पता है आपको? क्यों लिखते पता है आपको? क्योंकि देखो यहां पे ये जो मुख्य श्रृंखला है, ये मुख्य श्रृंखला, इस मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है। 3 कार्बन के कारण तो प्रोप आएगा। लेकिन आप ये देखो कि ये नाइट्रोजन जो वो कौन से कार्बन पर लगा हुआ है? पहले कार्बन पर। नाइट्रोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ है वहां से न्यूनतम अंकन करते हैं, अंकन करना होता है। अंकन जिस कार्बन से करोगे वो न्यूनतम अंकन मिलना चाहिए। क्रियात्मक समूह को अंकन हमेशा न्यूनतम मिलना चाहिए, 1 2 3। इसीलिए कई लोग इसको प्रोपेन और 1 कार्बन पर एमीन है 1 एमीन, ये हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है? प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलो अगला लिखते हैं, नंबर 4। अगला एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो। चलो बताओ यहां पे भी कितने कार्बन है बताओ, लाइव चैट में कमेंट करके बताओ। यहां पे भी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? फटाफट लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, बताओ बताओ, लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ कितने कार्बन है। यहां पे 3 कार्बन है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। लेकिन एमीन कौन से कार्बन पर है? 1 2 और 3, दूसरे कार्बन पर एमीन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा 1 कब लिखना है और 2 कब लिखना है। 1 तब लिखना है जब एमीन पहले कार्बन पे है, और 2 तब लिखना है जब एमीन दूसरे कार्बन पर है। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। चलो अगला एग्जाम्पल, नंबर 5। स्पीड थोड़ी और बढ़ाएंगे, नंबर 5 लिखो, CH3 CH2 NH2। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, लिखा? चलो अब इसके बारे में देखते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। चलो यहां पे भी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? देखो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? ये रही आपकी मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला में 3 से ज्यादा कार्बन तो नहीं हो सकते। या तो आप सीधी श्रृंखला का चयन कर लो, इसमें 3 कार्बन होंगे, या फिर आप किसी के दिमाग में आ रहा है नहीं सर मैं तो ऐसे नीचे की तरफ जाऊंगा, ऐसे चले जाऊं, तब भी 3 कार्बन होंगे। सीधे जाने पर भी 3 कार्बन, यहां से नीचे आने पर भी 3 कार्बन। तो आप सीधे भी जा सकते हो और यहां से शुरू करके आप नीचे भी आ सकते हो। इसका मतलब सीधी श्रृंखला भी सही हुई और यहां से नीचे की तरफ आओगे वो वाली श्रृंखला भी सही हुई। आप किसी भी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मान सकते हो। यहां तक की बात क्लियर? क्योंकि सीधे जाने पर भी कितने कार्बन? 3 कार्बन, नीचे आने पर भी 3 कार्बन, किसी को भी ले लो। चलो यहां तक की बात क्लियर। चलो अब हमको करना अंकन। क्या करना? अंकन। न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। क्रियात्मक समूह को हमेशा न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अच्छा न्यूनतम अंक कब मिलेगा? जब ये क्रियात्मक समूह के इस कार्बन को 1 लिखोगे, यहां 1,
यहाँ 2, यहाँ 3। जब यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखेंगे तो 1 से न्यूनतम तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 1 तो एमीन को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 1 से और ज्यादा न्यूनतम तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब कि न्यूनतम अंकन वाली कंडीशन भी क्या हो गई? सेट हो गई। तो न्यूनतम अंकन में मिल गया। अब लिखेंगे नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? 3 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 3 कार्बन की श्रृंखला में पहले कार्बन पर क्या है? एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन। और 3 कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी क्या आ रहा है? मेथिल। कौन से कार्बन पर? दूसरे पर, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, ये नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पर कौन सा समूह है? मैथिल समूह। दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह है और दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह है तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 एमीन, ये नाम हो जाएगा। चलिए, यहां तक समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखो, कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यार, मतलब मैक्सिमम बच्चे, अधिकांश बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलो अगले को सॉल्व करके बताओ, अगला करके बताओ। ये करो। वेरी गुड बेटा, शाबाश। बस ये डेडिकेशन होना चाहिए हमारा। ये करो, चलो देखते हैं। पहले मैं आपका आंसर देखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। इसको करो, पहले इसको करो, फिर मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एक बच्चा है MRV, MRV ने पूछा है सर आइसोब्यूटीन नाम नहीं हो सकता? बताऊंगा है ना। आइसोब्यूटीन क्यों नहीं हो सकता? आइसोब्यूटीन एमीन कुछ लिखा उसने, वो क्यों नहीं हो सकता वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, आइसोब्यूटिल एमीन बताऊंगा, वो नहीं हो सकता। अभी क्यों नहीं होगा बताऊंगा। एक बार ये करिए आप। बिल्कुल बताऊंगा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। टर्शरी पेंटिल, नियो पेंटिल, ये जो आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं उन सब का जवाब मैं जरूर दूंगा आपको, लेकिन आप पहले इसका नामकरण करिए। आप पहले इसको आंसर बताइए, फिर मैं आपके आंसर का जवाब, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहले आप इसका आंसर बताइए, क्या आएगा इसका। चलो देखते हैं भैया। तीन कार्बन से लंबी श्रृंखला तो कुछ हो नहीं सकती। 3 कार्बन से लंबी श्रृंखला तो कुछ हो नहीं सकती। सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो नहीं सकते। चलो अब श्रृंखला आ गई। अच्छा, अब श्रृंखला करने के बाद मैंने क्या बताया? हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य, हमेशा जब भी आप आईयूपीएसी नामकरण करेंगे सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, चलो डन। फिर क्या करते हैं? अंकन। क्या करते हैं बेटा? अंकन। अंकन कैसे करेंगे? आप चाहे ऊपर से नीचे जाओ, चाहे आप नीचे से ऊपर आओ। ऊपर से नीचे जाओगे, चलो ऊपर से नीचे, 1 2 3। आप ऊपर से नीचे आएंगे तब भी एमीन को 2 मिलेगा। आप चाहे नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी एमीन को 2 मिलेगा। एमीन को ऊपर से नीचे आओ तब भी 2, नीचे से ऊपर जाओ तब भी 2, हमेशा 2। तो कहीं से भी अंकन कर लो, ऊपर से नीचे भी सही है और नीचे से ऊपर भी अंकन सही है। दूसरा भी काम पूरा हो गया। और तीसरा काम होता है नामकरण। तीसरे पद में हम करते हैं क्या? नामकरण। तीसरे पद में नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे? चलो, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के कारण नाम हो जाएगा प्रोपेन। और प्रोपेन लिखने के बाद एमीन कौन से अंक पर है? 2 पर। प्रोपेन 2 एमीन। एमीन 2 पर है बेटा। एमीन किस पर है? 2 पर। तो एमीन का अंक क्या है? 2। एमीन दूसरे कार्बन पर है। एमीन दूसरे कार्बन पर तो 2 एमीन आएगा। अच्छा, और यहां पे प्रतिस्थापी भी है, ध्यान से देखिए। प्रतिस्थापी दूसरे पर प्रतिस्थापी 2 मेथिल, दूसरे पर प्रतिस्थापी 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ये नाम हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लिखा है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब।
वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। देखो अभी कई बच्चों के दिमाग में आया था सर टर्शरी ब्यूटिल, ये कुछ शब्द आए थे आपके दिमाग में, मैं जवाब देता हूं। ये ऐसा कुछ लिखा था ना सर, नियो आंसर नहीं हो सकता, आइसो ब्यूटिल, बताओ पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये ऐसा दिमाग में किसी के आया था सर आइसो ब्यूटिल नहीं हो सकता, नियो नहीं हो सकता, सर टर्शरी ब्यूटिल हो सकता है, नहीं हो, इस टाइप का कुछ है ना? तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा हेडिंग क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं उसका हेडिंग क्या है? क्या है हेडिंग? आईयूपीएससी नामकरण। क्या है? आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण पढ़ने के दौरान, आईयूपीएससी नामकरण पढ़ने के दौरान नियो, आइसो, टर्शरी इन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। समझ में आ गया? इनको अगर पढ़ना है तो इनको हम कहां पढ़ेंगे? सामान्य नामकरण में। कहां पढ़ेंगे? सामान्य नामकरण में। मतलब कि आईयूपीएससी नामकरण के बाद में जो अगला टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वो है सामान्य नामकरण। क्या है? सामान्य नामकरण। कॉमन नेम बोलते हो आप इसको, क्या बोलते हो? कॉमन नेम। इसमें पढ़ते हम, ठीक है? समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलो अब हम बात करेंगे सामान्य नाम की। चलो नंबर 1 लिखो, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। चलो अब मैं एक कॉलम में तो इसका आईयूपीएससी लिखूंगा और एक कॉलम में इसका सामान्य नाम लिखूंगा, ताकि आपको दोनों चीजें सामने ही क्लियर हो जाए। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। हाँ बिल्कुल बताएंगे। मेरी लाडली एक बच्ची बोल रही सर 2 या 3 डिग्री का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं बता दो। बिल्कुल बताऊंगा यार, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, बिल्कुल बताएंगे। जवाब मिल गया आपको। 2 या 3 डिग्री का नामकरण कैसे करते हैं आज इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बार जैसे ही हो जाएगा फिर 2 या 3 डिग्री का नामकरण भी बताएंगे। आगे बढ़े, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो 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 अब आगे बढ़ते हैं। चलो कैसे होगा, तो पहले हम सामान्य नामकरण देख लेते हैं, उसके बाद में हम आएंगे 2 या 3 डिग्री के नामकरण पे। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, सामान्य नामकरण में जो भी समूह एमीन के साथ लगा हुआ है उस समूह का नामकरण हमको लिखना होता है। क्या है समूह? मैथिल। तो मैथिल तो हमको लिखना ही है। हमेशा ध्यान रखना सामान्य नामकरण में जो समूह है उस समूह का नाम लिखना है। जैसे कि यहां पे समूह कौन सा है? मैथिल। मैथिल लिखो और फिर पीछे क्या लिखना है? एमीन। क्या लिखना है? एमीन। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, C2H5NH2। मैंने क्या बोला? जो समूह है इस समूह का नाम लिखना है। समूह का नाम क्या है? एथिल। क्या है नाम? एथिल। और क्या लगा हुआ है? एमीन। तो यहां आ जाएगा एमीन। मतलब ये हुआ कि सामान्य नामकरण में एमीन तो आएगा ही आएगा, लेकिन कौन सा समूह एमीन के साथ जुड़ा हुआ है? एमीन के साथ मैथिल जुड़ा हुआ है तो मैथिल एमीन आ जाएगा। एमीन के साथ एथिल जुड़ा हुआ है तो एथिल एमीन आ जाएगा। एमीन के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है तो उस समूह का नाम फिर एमीन आ जाएगा। आपको एमीन तो लिखना ही है। यहां तक की बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए तो ध्यान रखना, सामान्य नामकरण लिखने के दौरान आपको एमीन तो लिखना ही है, लेकिन जो भी समूह लगा हुआ है उस समूह का नाम आपको पहले एमीन के पहले लिखना है। यहां तक की बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो अब आगे की बात करते हैं। साथ ही साथ इनके आईयूपीएससी नेम बता दो। आईयूपीएससी नेम लिखने का क्या बताया था मैंने? एल्केनेमीन। यही बताया था मैंने,
एल्केन एमीन, एल्केन एमीन कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए एल क्या हो जाएगा, मेथेन एमीन, तो ये आईयूपीएसी नाम हो गया भैया। दो कार्बन के लिए एल क्या होगा, एथेन एमीन, ये आईयूपीएसी नाम हो गया। अब बताओ कहां समस्या है, कहां समस्या, कोई समस्या नहीं। तीसरा लिखेंगे, अब तीसरा लिखेंगे, ये लिखो CH3 CH2 CH2 NH2 1 2 3, इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखा था हमने, प्रोपेन। बताओ बताओ क्या लिखूं, 1 लिखूं या 2 लिखूं, 1 लिखूं या 2 लिखूं, क्योंकि एमीन पहले कार्बन पर है, प्रोपेन 1 एमीन, ऐसा नाम हो जाएगा। अब इसका हम सामान्य नाम लिखेंगे, चलो, लेकिन इसका सामान्य नाम लिखने से पहले एक और एग्जाम्पल आप लिख लो, फिर हम सामान्य नाम एक साथ लिखेंगे। चलो, इसका आईयूपीएसी बता दो, क्या बताया था मैंने, इसका आईयूपीएसी क्या बताया था मैंने, याद है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, एमीन दूसरे पर आ रहा है, एमीन किस पर आ रहा है, दूसरे पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और दूसरे कार्बन पर एमीन है तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, अगर यहां तक समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दो, यहां तक समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दो, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। अब हम इनका नाम देखेंगे, सामान्य नाम। सर आप रोज 10-15 क्वेश्चन होमवर्क में दिया करो, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है, लेकिन पहले हम टॉपिक सीख लें। अभी तो टाइम बचा हुआ है यार, 25 मिनट है यार, होमवर्क देने के लिए टाइम है भैया, लास्ट के 10 मिनट में होमवर्क देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो, अभी एक बार पढ़ लो। चलो, अब इनके आईयूपीएसी नामकरण हो गए, अब इनके कॉमन नाम देखें। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे 2 समूह आ रहे हैं, एक समूह तो ये वाला है, ठीक है, और एक समूह बेटा ये वाला है, 2 समूह है यहां पर, एक समूह ये है और दूसरा समूह ये है। इस समूह को हम बेटा बोलते हैं एन प्रोपिल, इसका सामान्य नाम क्या है, एन प्रोपिल, और इस समूह को हम बेटा बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तो आप में से कई बच्चे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना, सर एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नियो, टर्शरी, ये सब शब्द कहां आते हैं, ध्यान रखना बेटा, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं सामान्य नामकरण में। किसमें इस्तेमाल करते हैं, सामान्य नामकरण में, तो इसको बोलते हैं एन प्रोपिल और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। चलो, ये दोनों हो गया, तो अब मुझे फटाफट से जल्दी से बता दो, अगर इस समूह को हम एन प्रोपिल बोलते हैं, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपिल, तो नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल, और पीछे क्या लग जाएगा, एमीन। मैंने आपको क्या बोला था, एमीन तो आपको लगाना ही है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, उठते बैठते जागते हंसते रोते, हर जगह आपको, जब भी आप एमीन के सामान्य नाम लिखेंगे तो आपको एमीन तो पीछे लगाना ही लगाना है। अब ये देख लो समूह कौन सा है, अगर मेथिल है तो मेथिल लगाना है, एथिल है तो एथिल लगाना है, एन प्रोपिल है तो एन प्रोपिल लगाना है, और अगर आइसोप्रोपिल है तो आइसोप्रोपिल लगाना है। नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। बताओ समझ में आया, जल्दी बता दो भैया, समझ में आया, अरे समझ में आया, आगे बढ़ जाए, सिलेबस आगे बढ़े। चलो, ये हो गए भैया सामान्य नाम, ठीक है, कुछ और भी है सामान्य नाम, मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, कुछ और भी सामान्य नाम है। क्या है वो सामान्य नाम, तो देखो देखो अगला एग्जाम्पल लिखो आप इसमें ना, और भी लिखेंगे हम, लिखिए लिखिए, इसको लिखिए, ये लिखिए, पहले आप मुझे इसका आईयूपीएसी नामकरण बताएं, फिर मैं आपको इसका सामान्य नाम बताऊंगा।
सामान्य नाम बताऊंगा, ठीक है। आयुपी से नामकरण बताएं, कर चुके हम। आयुपी से नामकरण बता दे फटाफट, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, अंकन समान होगा। 1 2 3 1 2 3। तो इसका आयुपी से नाम क्या था? 2 मेथिल। करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले। 1 2 3। आयुपी से नामकरण हमको आता है 2 मेथिल प्रोपेन, 2 पर एमीन है 2 एमीन। ये तो है आपका आयुपीएसी नामकरण। क्या है? आयुपीएसी नामकरण। समझ में आ गया? चलो अब हम इसका देखेंगे सामान्य नामकरण। क्या देखेंगे बेटा? सामान्य नामकरण। चलो अब इधर देखो, देखो इस वाले का सामान्य नामकरण क्या था? एन प्रोपिल था। इस वाले का सामान्य नामकरण क्या था? आइसोप्रोपिल था। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई समूह आ जाए, CH3 C CH3 CH3, 1 2 3 4, ऐसे 4 समूह आ जाए, ऐसे 4 कार्बन आ जाए, तो इस समूह को हम बोलते हैं बेटा टर्शरी ब्यूटिल। इस समूह का नाम होता है टर्शरी ब्यूटिल समूह। इसको लिखो, टर्शरी ब्यूटिल समूह लिखो भैया। इसका मतलब अगर यहां पर ये पूरा समूह आ जाए, देखो ये पूरा समूह क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल। और सामान्य नामकरण में मैंने आपको बोला था एमीन तो लिखना ही लिखना है, चाहे सुबह हो शाम हो, उठते बैठते जागते, हर वक्त आपको पीछे एमीन तो लिखना ही लिखना है। ये हो जाएगा भैया। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है तो आगे बताओ, आगे बढ़ते हैं। पक्का? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए जल्दी से फटाफट। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आप मुझे रेस्पॉन्स जल्दी करेंगे तो मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। सर नियो नहीं बोलते, नियो किसी और को बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, देखो अगर इसको टर्शरी बोलेंगे तो नियो किसी और को बोलेंगे। सीधी सी बात है, अगर ये टर्शरी है तो नियो कुछ और हो जाएगा। चलो नियो क्या होता है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। नियो क्या है वो भी बताता हूं। चलो साथ के साथ आपको नियो भी बताता हूं। लिखो नियो क्या होता है, ये लिखो। ये लिखो, चलो ये लिखो, ये लिखो। अब देखो मैं एक काम करता हूं, सारे समूह आपके सामने लिख लेता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सब में अंतर आपको दिखाई देगा। देखो यहां पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन। यहां पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन। चलो और एक समूह बताया था एन प्रोपिल। एन प्रोपिल क्या था? ये भी मैं यहां लिख लेता हूं। यहां पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और एक समूह और था, क्या बताया था मैंने आपको? ये वाला। यहां पे भी 3 कार्बन है, लेकिन बीच वाले कार्बन का संयोजकता खुला हुआ है। अब देखो सारे समूह आपके सामने हैं। इस समूह को बोलते हैं एन प्रोपिल। अब देखो अब अंतर आपके सामने है। इस समूह को बोलते हैं हम आइसोप्रोपिल। अब अंतर आपके सामने है, आप कभी भी अब कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल। टर्शरी ब्यूटिल। और इसको बोलते बेटा नियोपेंटिल। क्या बोलते हैं? नियोपेंटिल। बताओ बच्चों, यहां तक की बात क्लियर? बोलो, क्या यहां तक की बात क्लियर है? ये चारों समूह जिनके सामान्य नाम पूछे जा सकते हैं, हमें पता होने चाहिए, मैंने आपको बता दी। देख लो, ठीक है आगे बढ़ जाए। इसका मतलब ये बताओ, कहां गया वो समूह? नियो वाला। अच्छा नियो वाला मैंने यहां लिखा है, हाँ ये रहा। इसका मतलब ये बताओ, अगर ये 5 कार्बन वाला समूह आ जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे? नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे? नियोपेंटिल। ठीक है क्लियर? अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलो ये थे सामान्य नामकरण, आयुपीसी नामकरण। चलिए अब हम बात करेंगे 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का नामकरण। 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन का नामकरण। चलिए अब पढ़ेंगे हम 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का नामकरण।
ठीक है, चलो अब 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, इधर देखना, अब 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या करते हैं, लिखो। फर्स्ट CH3 NH CH3, ये एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है कि 2 डिग्री एमीन है। क्या है ये, 2 डिग्री एमीन। क्या है ये, 2 डिग्री। इसका मुझे IUPAC नामकरण करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, इसका IUPAC नामकरण करना है। कैसे करेंगे, तो बहुत सामान्य सा है, आपको बस ये बताना है कि इस कार्बन और बाईं तरफ कार्बन, दोनों में से कौन सी कार्बन श्रृंखला बड़ी है। आपको ये बताना है कि 2 डिग्री एमीन में दाईं तरफ और बाईं तरफ में से कौन सी कार्बन श्रृंखला बड़ी है। जो कार्बन श्रृंखला बड़ी होगी वही मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। जो भी कार्बन श्रृंखला बड़ी होगी वही मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। मतलब कि यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, मतलब किसी को भी आप मुख्य श्रृंखला बोल सकते हो। आप चाहो तो आप इसको मुख्य श्रृंखला बोलो, आप चाहो तो आप इसको मुख्य श्रृंखला बोलो, क्योंकि दोनों में कार्बन समान है। आप दाईं तरफ वाले को भी मुख्य श्रृंखला बोल सकते हो, बाईं तरफ वाले को भी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना 2 डिग्री और 3 डिग्री, जबकि यहां पे अगर 3 डिग्री भी होता, जैसे मान लो एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, NH, चलो ये 2 डिग्री वाला ये एग्जांपल मान लो ये दे रखा है। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 कार्बन, तो दाईं तरफ 2 कार्बन है और बाईं तरफ 1 कार्बन है, तो यहां पे मुख्य श्रृंखला 2 कार्बन वाली होगी, और यहां पे दोनों जगह 1-1 कार्बन है, तो यहां पे मुख्य श्रृंखला 1 कार्बन वाली होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, मुख्य श्रृंखला वो होगी जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। समझ में आया? चलो, तो यहां पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाले एमीन का IUPAC नामकरण हमने क्या पढ़ रखा है, एल्केनेमीन। क्या पढ़ रखा है, एल्केनेमीन। मतलब कि 1 कार्बन वाले एमीन को क्या बोलेंगे, अरे जल्दी से बता दो, 1 कार्बन वाले एमीन को क्या बोलते हैं, मेथेनेमीन। 1 कार्बन वाले एमीन को क्या बोलते हैं, मेथेनेमीन। 1 कार्बन वाले एमीन को मेथेनेमीन, और इस मेथेनेमीन पे प्रतिस्थापित क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो यहां पे लिखेंगे हम मेथिल, मेथेनेमीन। और ये मेथिल जो लगा हुआ है वो किस पर लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर। तो आपको लिखना है N मेथिल मेथेनेमीन। क्या लिखना है बेटा, N मेथिल मेथेनेमीन। हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन पर लगा हुआ है अगर प्रतिस्थापी, तो आपको उस प्रतिस्थापी के पहले नाइट्रोजन लगाना है। क्या लगाना है, नाइट्रोजन है, क्योंकि ये जो प्रतिस्थापी है ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तो N मेथिल मेथेनेमीन। चलो इसको देखते हैं। यहां पे मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, 2 कार्बन की, मतलब कि 2 कार्बन वाला एल्केनेमीन है। ये कौन सा है, 2 कार्बन वाला एल्केनेमीन। तो हम 2 कार्बन वाले के लिए क्या लिखेंगे, हम एथेनेमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 कार्बन वाले के लिए हम लिखेंगे एथेनेमीन। और नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी मेथिल लगा हुआ है, तो N मेथिल एथेनेमीन हो जाएगा। समझ में आया, ये 2 डिग्री का नामकरण हो गया बेटा। किसका, 2 डिग्री का। लिखो इसको, 2 डिग्री का नामकरण हो गया। समझ में आया? चलो अब देखते हैं 3 डिग्री का। किसका देखते हैं, 3 डिग्री का। चलो 3 डिग्री एमीन का नामकरण। 3 डिग्री एमीन का नामकरण भी वैसे ही करना है जैसे कि 2 डिग्री का किया। क्या बोला था सर ने आपको कि नाइट्रोजन से जितने भी समूह लगे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला वाला समूह कौन सा है, सबसे बड़ी कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये मुख्य श्रृंखला हो नहीं सकता, 1 कार्बन, ये मुख्य श्रृंखला हो नहीं पाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन है नहीं, तो ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। 2 कार्बन वाले एमीन को क्या बोलते हैं, एल्केनेमीन। 2 कार्बन वाला एमीन एथेनेमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा। 2 कार्बन वाले, 2 कार्बन, 2 मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन हो तो एथेनेमीन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। और प्रतिस्थापी कहां लगे हुए, नाइट्रोजन पर 1 मेथिल, दूसरा नाइट्रोजन पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, नाइट्रोजन पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, तो NN
डाइमेथिल एथेनेमिन हो जाएगा, NN डाइमेथिल एथेनेमिन हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं। CH3 C2H5 CH CH3 CH3। चलो इसको करेंगे, चलो इसको करेंगे, देखते हैं इसका नाम बताओ मुझे। इसका नाम बताओ सर। आप प्लीज GOC करा दीजिए प्लीज एक बार। अरे यार ये तो पढ़िए आप पहले बेटा, ठीक है करा देंगे, ठीक है करा देंगे। एक बार आप ये तो पढ़िए, फिर हम उसकी बात करेंगे। एक बार सिलेबस तो कंप्लीट करें हम। हाँ 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 हाँ, इसका आंसर बताओ पहले आप सभी लोग, इसका आंसर बताएं। करिए करिए, इसको करिए। NN वाला समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा बताया तो। NN वाला क्या समझ में नहीं आया बता देंगे, ठीक है ठीक है। NN वाला क्या है समझाते हैं। देखो कई बच्चों को NN वाला समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, एमीन के अंदर क्या होता है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं। बेटा ध्यान सुनना। अच्छा ये एक बार बताओ, ये NN वाली किसी को समस्या आ रही है क्या? पहले तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस और नो में जवाब दो। ये NN कैसे लिखा है वो समस्या आ रही है क्या? जिन जिन को समस्या है वो बताएं। ये NN वाली समस्या किसी को अगर है तो बताओ मुझे, मैं आपको बताता हूं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। NN वाली समस्या आ रही है क्या? यस यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, ठीक है। अब इधर देखो, जिसको समस्या है वो इधर देखें, इधर देखें, जिसको भी समस्या है वो इधर देखें। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं, जिनको भी समस्या वो ध्यान से सुने, ठीक है ध्यान से सुने, मैं आंसर बता रहा हूं। बेटा जितने भी 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं उनमें प्रतिस्थापी जो लगा होता है, सुनना ध्यान से, जितने भी 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं उनमें प्रतिस्थापी जो लगे होते हैं वो नाइट्रोजन पर लगे हुए होते हैं। मुख्य श्रृंखला में तो हो भी सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन पर भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेथिल प्रतिस्थापी किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो इस एमीन के अंदर प्रतिस्थापी मेथिल है वो नाइट्रोजन पर लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है? तो जब भी प्रतिस्थापी नाइट्रोजन पर लगा होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? N लिख करके फिर उस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रतिस्थापी किस पर लगा हुआ है? N पर लगा हुआ है। कौन है वो? मेथिल। तो मेथिल कितने हैं? 2 मेथिल यहाँ N पर लगे हुए हैं, तो डाइमेथिल लिखना है। किस पर लगे हुए हैं? N पर। तो NN डाइमेथिल हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मुख्य श्रृंखला बताओ। चलो पहले मुख्य श्रृंखला क्या होगी? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 3 का, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है बेटा। 3 कार्बन से लंबी कार्बन श्रृंखला इस अणु के अंदर नहीं हो सकती। इस संरचना में एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन। 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन तो हो नहीं सकते। चलो अब क्या करेंगे? मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद हम क्या करते हैं? अंकन। क्या करते हैं? अंकन। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हो गया अंकन। क्या हो गया? अंकन। चलो अंकन होने के बाद में अब हम क्या करते हैं? नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? एल्केनेमिन। नामकरण कैसे करते हैं? एल्केनेमिन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले एल्केनेमिन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेनेमिन। 3 कार्बन वाले एल्केनेमिन को क्या बोलते हैं? प्रोपेनेमिन। 3 कार्बन वाले एल्केनेमिन को क्या बोलते हैं? प्रोपेनेमिन। 3 कार्बन वाले एल्केनेमिन को क्या बोलते हैं? प्रोपेनेमिन। और यहाँ पे एमिन कौन से कार्बन पर है? यहाँ पे एमिन दूसरे कार्बन पर है, तो प्रोपेन 2 एमिन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमिन। क्योंकि यहां पर एमिन दूसरे कार्बन पर है तो प्रोपेन 2 एमिन। ठीक है। अच्छा अब हमको यहाँ पे प्रतिस्थापी लिखने हैं। नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी कौन है? एथिल। अब ध्यान से सुनना, जिन लोगों को NN लिखने की दिक्कत है वो फिर से सुने, क्योंकि नाइट्रोजन पर एथिल प्रतिस्थापी है और नाइट्रोजन पर मेथिल प्रतिस्थापी है। तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पर एक प्रतिस्थापी कौन है? एथिल।
नाइट्रोजन पर दूसरा प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। तो नाम क्या हो जाएगा? एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेन टू एमीन। एथिल का ई पहले आता है, मैथिल का एम बाद में आता है, इसीलिए एथिल को पहले लिखेंगे और मैथिल का एम बाद में आता है, इसीलिए इसको बाद में लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? ये हो जाएगा भैया आईयूपीएसी नामकरण। बहुत बढ़िया। एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेन टू एमीन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ये था आईयूपीएसी नामकरण। अब आपको इसमें और कोई समस्या है बताओ? नामकरण कंप्लीट, सामान्य नामकरण कंप्लीट। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, होमवर्क वगैरह कुछ दे दूं आपको। 5 मिनट ही बचे, होमवर्क भी देना आपको। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो, अब कुछ कंपाउंड है, उन कंपाउंड को आप लिखो होमवर्क में। लिखो, क्वेश्चन लिखो, निम्न में एमीन का डिग्री बताएं। होमवर्क लिखो बेटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, आईयूपीएसी नाम। इनके आईयूपीएसी नाम बताने आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। लिखिए, आठ बजे तक होती है। अच्छा, 8 बजे तक है क्या क्लास आपकी? अच्छा अच्छा, मुझे तो नहीं पता यार, 8 बजे तक क्लास है क्या? मुझे इस बारे में भैया कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास तो टाइम टेबल आपका जो आया, मैं देख लेता हूँ बेटा एक बार ना। मेरे पास टाइमिंग जो आई है, मेरे पास क्या टाइमिंग आया है देख लेता हूँ मैं। 8 बजे का मुझे आइडिया नहीं है भैया, देख लेता हूँ। मेरे पास तो 7:15 आया है बेटा यार। आरंभ बेची है ना आपका? चलो थोड़ा और पढ़ना, पढ़ा देते, कोई बात नहीं। थोड़ा और पढ़ना है बच्चों को तो हाँ वो कर सकते, पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा और पढ़ा देते हैं बेटा, ठीक है। नोट कर ले। टाइमिंग जो है मेरे पास जो आया है वो आपका 7:15 तक का आया है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मेरे पास जो मुझे दिया गया है उसमें आपका 7:15 है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक नोट कर लिया, आगे बढ़ जाए। हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज पहला दिन है, थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्लाइड भी एंड हो गई है भैया, तो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा और पढ़ना एक्स्ट्रा तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए मैं पढ़ा देता हूं। चलिए अब लिखिए संरचना, लिखिए एमीन की संरचना, लिखिए फटाफट लिखिए एमीन की संरचना, लिखिए एमीन की संरचना, लिखिए लिखिए एमीन की संरचना लिखिए। ठीक है, लिखिए एमीन की संरचना। चलिए एमीन की संरचना देखते हैं। देखो एमीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, या तो RnH2 होगा, 1 डिग्री है तो RnH2, 2 डिग्री है तो R2NH, और 3 डिग्री है तो R3N। यही था, मतलब कि नाइट्रोजन पे कितनी संयोजकताएं लगी हुई हैं? अरे जल्दी से बता दो, नाइट्रोजन पे कितनी संयोजकताएं लगी हुई हैं? चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? फटाफट जल्दी से बता दो। चाहे 1 डिग्री हो, मैं कमेंट देख लेता हूं, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कितने बंध बनाएगा नाइट्रोजन? चाहे 1 डिग्री हो तब भी नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा, 2 डिग्री हो तब भी 3 बंध बनाएगा, और 3 डिग्री हो तब भी 3 बंध बनाएगा। चलो तो 3 बंध, ये लो भैया, ये पहला बंध, ये दूसरा बंध और तीसरा बंध, 3 बंध। अच्छा नाइट्रोजन पे और क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, याद है? देखो मेरा लेक्चर पूरा याद रहेगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव या धनात्मक आवेश है तो 4 बंध बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन पर अगर कोई आवेश नहीं है तो उसके पास क्या होगा? एकाकी युग्म। क्या होगा? एकाकी युग्म। मतलब कि यहां नाइट्रोजन की संरचना ऐसी है, मतलब कि एमीन की संरचना कुछ ऐसी है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, 3 बंध तो बना रहा है, इस पर एकाकी युग्म है, मतलब कोई आवेश नहीं इस पर। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा देखते हैं भैया इसमें। अच्छा संकरण पढ़ा दिया क्या सर ने आपको? मुझे थोड़ा बता दो यार, संकरण पढ़ा दिया क्या सर ने आपको? लोन पेयर, हाँ इसको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर बोलते हैं LP। संकरण पढ़ा दिया क्या सर ने आपको? बस मुझे इतना सा बता दो फटाफट। संकरण पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संकरण कैसे निकालते हैं? संकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कितने सिग्मा बंध हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा बंध है? 3 सिग्मा बंध हैं। और कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल कितना आ गया? 4। आपको ऐसे योग करना है बेटा, सर ने बताया होगा 3 सिग्मा और 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। जब भी इस योग का मान, इस योग की वैल्यू जब भी 4 आएगी तो संकर्ण होता है sp3। क्या होता है संकर्ण? sp3। मतलब कि यहां पे इसका संकर्ण क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। और जब भी संकर्ण sp3 होगा तो इसकी संरचना हो जाएगी चतुष्फलकीय। क्या संरचना हो जाएगी बेटा? चतुष्फलकीय। ध्यान रखना, जब भी संकर्ण sp3 होगा तो संरचना हो जाएगी चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ज्यामिति बोला होगा इसको, सर ने बताया होगा, ज्यामिति भी बोलते हैं, ज्यामिति। तो दो यहां पर प्रश्न आते हैं, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। यहां पे 2 तरह के प्रश्न आते हैं बेटा। एक प्रश्न आता है कि इसकी संरचना क्या। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? यहां पे 2 प्रश्न आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? कि एमीन की ज्यामिति क्या है और एमीन की संरचना क्या है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो हमने आंसर लिखा है ना चतुष्फलकीय, ये संरचना का आंसर नहीं है, ज्यामिति का आंसर है। किसका आंसर है? ज्यामिति का आंसर। ज्यामिति का आंसर हमेशा बेटा संकरण से आता है। किससे आता है? संकरण से। ध्यान रखना, ज्यामिति और संकरण में क्या अंतर है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ज्यामिति हमेशा ज्यामिति और संरचना में क्या अंतर है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ज्यामिति हमेशा संकरण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? संकरण। अगर संकरण sp3 है तो ज्यामिति चतुष्फल की होगी। संकरण अगर sp2 है तो ज्यामिति त्रिकोणीय समतली प्राप्त होगी। संकर्ण अगर sp है तो ज्यामिति रेखी प्राप्त होगी। तो ज्यामिति का आंसर संकर्ण से आता है बेटा। किससे आता है? संकर्ण। तो ये तो होता है ज्यामिति। अब आते हैं हम संरचना पे। किस पे आते हैं? संरचना। संरचना जो होता है उसमें हम एकाकी युग्म को काउंट नहीं करते।
संरचना में हम एकाकी युग्म को सम्मिलित नहीं करते, एकाकी युग्म को शामिल नहीं करते। संरचना में हम एकाकी युग्म को शामिल नहीं करते, और अगर मैं एकाकी युग्म को शामिल नहीं करूंगा तो इसकी संरचना हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल। क्या बोलेंगे बेटा? पिरामिड देखा है ना आपने, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, बस वो ध्यान रखना है। तो एक चीज ध्यान रखें, अगर ज्यामिति बोला जाए तो ज्यामिति का मतलब क्या? संकर्ण से आंसर बताना है। किससे बताना है? संकर्ण से। sp3 ज्यामिति है, sp3 संकर्ण है, मतलब कि ज्यामिति चतुष्फल की। और संरचना का आंसर बताना है तो संरचना में लोन पेयर को शामिल नहीं करते। लोन पेयर के अलावा जो भी बच गया उसके आधार पर आंसर बताते हैं, और वो आंसर क्या है? पिरामिडल। क्या आ जाएगा? पिरामिडल। ये ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर? और आगे पढ़ना है? बताओ, और आगे पढ़ना है? हाँ, क्योंकि अगला टॉपिक ये सब हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है निर्माण की विधियां। ये अगर अगली क्लास में पढ़ना है तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या करना अब? ठीक है, आज इतना ही, आज पहली क्लास है। थोड़ा निर्माण की विधि में एक दो विधि आपको बता दूं, निर्माण की विधि में हम क्या करेंगे, बाकी हम आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम स्पीड को और बढ़ाएंगे। आज हमने ठीक ठाक कवर कर लिया, इतना बुरा नहीं है। देखो पहले दिन के हिसाब से हमने ठीक ठाक कवर कर लिया है, क्योंकि आज हमने देखो परिभाषा देखी। मैं बताता हूं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एमीन की परिभाषा पढ़ी। एमीन की परिभाषा क्या होती है? अमोनिया में या तो एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप R समूह से प्रतिस्थापित कर लो तो बनने वाले संरचना बोलते हैं एमीन। तो एक तो हमने परिभाषा पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा था प्रकार, वर्गीकरण। वर्गीकरण में मैंने आपको 1 डिग्री नाइट्रोजन पढ़ाया, 2 डिग्री पढ़ाया, 3 डिग्री पढ़ाया, 4 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कि 1 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 डिग्री मतलब नाइट्रोजन 3 से जुड़ा हुआ हो, और 4 मतलब कि 4 से जुड़ा हुआ हो। बस ये ध्यान रखना है कि 4 डिग्री जब भी बोला जाए तो नाइट्रोजन पर धनावेश आएगा। क्या आएगा? धनावेश। ये ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा है। आईयूपीएसी नामकरण के अंदर आपको मैंने अलग अलग एग्जाम्पल बता दिए। सामान्य नाम में मैंने आपको बता दिया एन प्रोपिल कब लगता है, आइसोप्रोपिल कब लगता है, नियोपेंटिल कब होता है, टर्शियरी ब्यूटिल कब होता है, ये सब बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में मैंने आपको एमीन की संरचना बताई। 4 टॉपिक कवर किए हमने, कम नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, कम नहीं है। ठीक है, संरचना में क्या बताया मैंने आपको बताया संरचना में हमेशा ध्यान रखना ज्यामिति का आंसर जो आएगा वो संकर्ण से आएगा। ध्यान रखना, ज्यामिति का आंसर हमेशा संकर्ण से आएगा। समझ में आया? ज्यामिति का आंसर हमेशा संकर्ण से, मतलब कि इसकी संरचना क्या है? चतुष्फलकीय नहीं, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं इसकी संरचना क्या है और आपने आंसर लप से जवाब दे दिया चतुष्फलकीय, तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। संरचना चतुष्फलकीय नहीं है इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है। इसकी संरचना क्या है? इसकी संरचना है पिरामिडल। ये ध्यान रखना बेटा। तो संरचना में कभी भी एकाकी युग्म को शामिल नहीं करते, और ज्यामिति किसके हिसाब से आती है? संकरण के हिसाब से आती है। बस इतना ध्यान रखना आप, है ना। आज इतना ही। निर्माण की विधि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दे ही दिए, आप उनको कर लेना। अगली क्लास में हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्लियर? आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो आज पहला दिन है और इतना आप एक बार डाइजेस्ट करो। फिर हम कल से हम थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, पक्का प्रॉमिस, कल से हम कल और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जवाब हैं, जो भी आपकी और जवाब आ रहे हैं, सर कमेंट बॉक्स सामने वाले कंप्यूटर पर क्यों नहीं लगाए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि आपके नीट के सिलेक्शन में इस तरह का कोई प्रश्न आएगा कि बताइए जब आपके सर आपको पढ़ाते थे तो आपका कमेंट बॉक्स वाला कंप्यूटर कहाँ रहता था? मोबाइल में सामने? तो मुझे नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने का कोई मीनिंग नहीं है। या सर आपने डाउट नेट की टी शर्ट क्यों नहीं पहनी है? तो मुझे नहीं लगता कि नीट के एग्जाम में इस तरह का भी कोई प्रश्न आएगा कि आप जब पढ़ाई करते थे तो आपके टीचर कौन सी टी शर्ट पहनते थे, काली वाली
पीली वाली, डाउट नेट वाली, या कौन सी वाली, तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो यार। मेरा एक टारगेट ये है, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए मिलेंगे अब कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करिए, आज जितना पढ़ाया है उसको पढ़ें। और हाँ, मैं एक बात और बोलता हूं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोर्शन आपको सर ने नहीं करवाया है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। आपको भी अच्छे से याद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे भी याद रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट नहीं हुआ है, हम दोनों को पता है। तो बस मैं भी यही हूं, आप भी यही, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज पहला दिन था इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करवाया जाए। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब, चलिए टाटा बाय बाय। सर टेस्ट सिलेबस बता दीजिए। यार टेस्ट सिलेबस का क्या है, मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है आपके टेस्ट का सिलेबस कैसे डिसाइड करते हैं। जो भी आपके टेस्ट का सिलेबस होगा वो आपको बता दिया जाएगा, है ना, कल या परसों तक, या जो भी 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।